इनकम कैसी थी, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसा था, डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा था, कितनी पॉपुलेशन थी, आबादी थी, लोग कैसे रहते थे, कैसे जॉब्स करते थे। और इसीलिए इसके साथ साथ हम समझेंगे ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसा था, एंड लास्ट समझेंगे कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। ये सब कुछ हम समझेंगे, पर ये सब कुछ एक पर्सपेक्टिव से समझेंगे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिली तब की सिचुएशन पे। यानी ये पूरा चैप्टर जो है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव यानी आज़ादी के वक्त जब ब्रिटिशर हमको लूट के लेके गए थे उसके बाद। नाउ वी ऑल नो कि हमको आज़ादी कब मिली, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। The structure of India's present day economy has its roots steeped during the period when India was under British rule. हमारे जो रूट्स है वो वहीं पे छुपे हुए हैं जब इंडिया ब्रिटिश के चुंगल में था, और उन्होंने लास्ट रूल किया था तकरीबन तकरीबन 200 साल, राइट? एक्चुअली देखने जाए तो इससे काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि काफ़ी फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आ चुके थे पहले भी, राइट? पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिशर्स वैसे थे जो लंबे से लंबे समय तक रहे। ये पिक्चर जो है वो जब ये कैलिकट पोर्ट पे जब आए थे उसका ये पिक्चर है, उनको गुलाम बनाया था। और ये मैं बता दूं, ये पिक्चर ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर तापी है। बहुत पेंटिंग है, एक्चुअली वो पिक्चर नहीं है पर वो पेंटिंग है बेसिकली। इंडिया फाइनली वन इज इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिली। The sole purpose of British colonial rule in India was to reduce the country to being a raw material supplier for Great Britain's own rapidly expanding modern industrial base. सोल पर्पस उनका क्या था कि इंडिया को सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई बना देना और कुछ भी नहीं, राइट? और उनके इंडस्ट्रीज चले फॉरेन में, क्योंकि अगर आपको पता होगा हिस्टोरिकल, अगर आपने पढ़ा होगा तो 1750 से 1850 जो 100 साल का जो समय था वो ब्रिटेन के लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का समय था, औद्योगिक क्रांति जिसको बोलते हैं। और उन्होंने काफ़ी सारा डेवलपमेंट किया, नए मशीन्स आए, नई प्रोडक्ट्स डेवलप हुई वहाँ पे। पर इंडिया के साथ साथ और 35 से 36 कॉलोनाइज देश जो गुलाम थे, उनके कॉलोनी के अंदर थे, वो बहुत ही खराब समय से गुजर रही थी और वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। हम इंडिया भी आ गए उसमें, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, बांग्लादेश, बहुत सारे देश ऐसे आ गए जो साउथ ईस्ट एशियन देश बोले जाते हैं। और इनका कहना इतना ही था, उनका करना इतना ही था कि उनको सिर्फ इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लायर बना देना था। इंडिया कहीं पे प्रगति ना कर सके, कहीं से भी ग्रो ना कर सके। इसका एक एग्जांपल हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ बंगाल से देख सकते हैं। बंगाल में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही थी वो कैसी थी? Muslin is a type of cotton textile which had its origin in Bengal, particularly places it and around Dhaka, जो डक्का बोलते हैं। ये है सिटी ऑफ डक्का 1861 में। आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल सिटी था, पहले से इससे बड़ा हुआ था। पर आज अगर आप ढाका जाओगे, बांग्लादेश जाओगे और वहां पे ढाका आप देखोगे, कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश, तो बहुत ही गंदा दिखेगा आपको। एक जमाना था 1861 का टाइम था जब ये ढाका को डक्का बोला जाता था और वो बहुत ही पहले से भरा हुआ था, उसकी स्ट्रीट्स भी रॉयल थे। पर आज ऐसा नहीं है। वहां पे एक कपड़ा बनता था जिसको डक्काई मसलिन बोलते हैं, और वो कारीगर बनाते थे वो कपड़े को। वो इतना बारीक बनावट से कपड़ा बनता था कि पूरे कपड़े की एक साड़ी बनती थी, और 3 मीटर की साड़ी वो रैप करके माचिस बॉक्स में लोग ले जा सकते थे, इतनी बारीक बुनावट थी उसकी। तो डक्काई मसलिन जिसको बोलते हैं, जो वर्ल्ड वाइड फेमस था क्योंकि उसके पास एग्जीक्यूटिव टाइप ऑफ कॉटन था जो दुनिया में कहीं नहीं बनता था, सिर्फ इंडिया में बनता था उस जमाने में। द फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ द मसलिन वाज कॉल्ड मलमल,
यही मसलिन को लोग मलमल बोलते थे। फॉरेन ट्रैवलर्स तो इसको मलमल एक खास खास यानी अगर आम आदमी लोग पहनते थे यानी कॉमन पीपल तो उसको मलमल एक खास बोला जाता था, और अगर कोई रिच रॉयल लोग पहनते थे तो इनको मलमल शाही बोला जाता था। शाही यानी रिच पीपल। पर इन्होंने किया क्या? उन्होंने ब्रिटेन की अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए ये जो कारीगर जो मलमल बनाते थे, जिसको मखमल भी बोलते हैं, डक्काई मसलिन बोलते हैं, उनके उंगलियां काट डाली। आज भी है कुछ ऐसे बहुत ही चुनिंदा फैमिलीज है जो आज भी ऐसा मसलिन बनाते हैं, पर हार्डली अब भी एक या दो फैमिली बचा है पूरी दुनिया में। ऐसा कोई मसलिन बना नहीं सकता। दिस वाज वन टाइप ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉटन जो अभी बनता ही नहीं है कहीं पे, जो सिर्फ बांग्लादेश में ढक्का में बनता था, और ये हाथ से बनता था। ये भी बता दूं, कोई मशीन का यूज नहीं होता था उसमें। समझ में आ रहा है ये यहाँ तक? Yes, हाँ sir. सर। ओके, नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होता था? सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल वाज वेरी लो। कॉलोनियल यानी ब्रिटिश का जब राज था तो बहुत ही लो था डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। अगर आप देखिए ज्यादातर तो लोग एग्रीकल्चर में निर्भर थे। मैं बोलूँ कि 80 to 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर निर्भर थी। कोई यहाँ पे करेक्ट फिगर नहीं बता रहे। काफी हिस्टोरियंस लिखते हैं कि 70 to 75% एग्रीकल्चर पे निर्भर थे, और कहीं पे लिखते हैं कि 85%। तो ऐसा बोला जा सकता है कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आजादी के समय खेतीबाड़ी करती थी, एग्रीकल्चर ही करती थी। इंडिया वाज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इंडिया की अगर बात करें तो उस जमाने में भी वो फेमस था किसके लिए? हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट। वो आज भी आप देख सकते हो। आपने हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट काफी फेयर विजिट किए होंगे, राइट? हमारे वहाँ पे अच्छे अच्छे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स मिलती है, राइट? इवन ये फेयर लगता है, मेला लगता है, उसमें भी मिलता है। और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के शॉप्स भी आपने देखे होंगे काफी। देखे कि नहीं देखे? यस। Yes, sir. हाँ तो इंडिया वाज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। यहाँ पे अगर आप सिक्किम, असम आज भी जाओ तो वहाँ पे एक अलग ही तरह का कॉटन टेक्सटाइल मिलता है आपको। मेटल वर्क्स, राइट? काफी मेले में भी आपको ये देखने को मिलता है, अलग अलग मेटल वर्क करते हैं वो लोग। एंड प्रेशियस स्टोन वर्क्स, ये इवन गुजरात में, ईस्टर्न रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में, साउदर्न रीजन में आज के डेट में भी है, पर ये उतना नहीं रहा जितना उस जमाने में था। पर यस, वी वर वेल नोन इन ऑल दिस। कॉटन टेक्सटाइल में वेल नोन थे, मेटल्स में वेल नोन थे, एंड प्रेशियस स्टोन वर्क्स में भी वेल नोन थे। ये आपको याद रखना है। हर एक चीज जहाँ पे मैंने जो बताई गई है वो बहुत ही अप टू द पॉइंट है, राइट? और पिक्चर्स के साथ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको तुरंत ही क्लिक हो जाए, तुरंत ही समझ में आए। तो आपको ये हर एक पॉइंट जो है उसको याद रखने हैं। मैं पूछूंगा, राइट, मेरे नेक्स्ट सेशन में। कॉलोनियल पॉलिसीज ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू, अभी जो ब्रिटिश ने कॉलोनीज बनाई उसे ट्रांसफर किया। अभी कॉलोनीज था क्या? मैं काफी टाइम बोल रहा कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल पॉलिसीज। ये कॉलोनीज क्या था पहले तो ये समझ लेते हैं। तो ब्रिटिश जो थे उनका इरादा कभी लूटने का नहीं था, पहले तो ये सोचो और समझो। वो बाद में बना। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे वो ट्रेड के लिए आए थे, उनका सोल पर्पस ही ट्रेडिंग का था। पर हुआ यूं कि इंडिया में उन्होंने आके देखा कि लोग झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, राइट? किंग से अपने राज्य के लिए लड़ रहा था। उनको तो क्या करना था, जो ब्रिटेन में जो क्वीन थी उनका फरमान जो था उसको वो फॉलो करते थे। तो डेफिनेटली उनका कभी ये फरमान ये नहीं था कि वो इंडिया में आए और उनको लूटफाट मचाए। पर उन्होंने इंडिया में देखा, और इसीलिए उनको लगा कि अगर इंडिया में अगर आपको ट्रेड बहुत लंबे अरसे तक करना है तो आपको कॉलोनीज बनानी पड़ेगी। कॉलोनी से होता क्या है? कॉलोनीज यानी रहने की जगह, राइट? छोटी छोटी कॉलोनीज होती है ना, सो दैट इज अ कॉलोनी। पर कॉलोनीज उन्होंने कैसे बनाई? उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। पहले कंपनी का फॉर्मेशन दिया उन्होंने, राइट? जो ईस्ट इंडिया में आई थी, आपको पता होगा, आप पढ़ चुके हो हिस्ट्री में। और
ये ईस्ट इंडिया कंपनी में जितना भी पैसा कमाते थे वो लोग, ट्रेडिंग का पैसा, कंपनी यानी वो ट्रेड करती थी, तो ट्रेडिंग का पैसा जो कमाते थे वो जाता था ब्रिटेन में। तो वो लोग क्या करते थे, ब्रिटेन वाले ये ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सप्लॉइट करते थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब एक्सप्लोर होती थी तो वो इनडायरेक्ट किसको एक्सप्लोर करती थी, हमको, यानी कि इंडियंस को, या फिर जो भी कॉलोनाइज देश है, यानी जो लोग रहते थे उसको एक्सप्लोटेशन होता था। ऐसे ही कॉलोनीज का इतिहास अगर आप पढ़ने जाओ तो ऐसा नहीं था कि इंडिया में ही कॉलोनीज थी, वैसे ही अमेरिका में भी थी। आपको अगर मैं जो समझा रहा हूँ उसमें भी कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो तुरंत ही हाथ रेस करके पूछ लो मुझे, राइट। आई एम वेरी ओपन एंड वेरी फ्रैंक ऑन ऑल दिस बेटा, राइट। तो कभी भी आपको जब मैं समझा रहा हूँ उसके बीच में भी अगर आपको डाउट आता है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी। ऐसा नहीं कि आपको सुनना ही है, डाउट लास्ट में पूछना है, आप बीच में भी पूछ सकते हो मेरे क्लासेस में। तो ये समझिए कि कॉलोनीज का मेन काम तो था कमाना, ट्रेडिंग था ब्रिटिश में। पर इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन की जो क्वीन थी, जो उनके राजा रजवाड़े थे, उन्होंने कॉलोनीज को लूटना चालू किया, और इसीलिए कॉलोनीज ने इंडिया में लूटना चालू किया। सो ये एक्चुअली पूरा पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब एग्रीकल्चर में मैं बताऊंगा आपको कि ये फ्यूडल सिस्टम जो थी, जो पिरामिड स्ट्रक्चर था, जो आज मैंने इवन क्लास में भी समझाया, राइट, वो एग्जैक्टली क्या था और कैसे उन्होंने लागू किया जमींदारी सिस्टम से। सो कॉलोनियल पॉलिसीज ने इंडिया को यानी अपने कंट्री में ट्रांसफर कर दिया सिर्फ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। उनको यही चाहिए था कि कंट्री हमको रॉ मटेरियल सप्लाई करे। ब्रिटेन को रॉ मटेरियल ही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि वहां पे अगर आप देखो तो वहां खेती बाड़ी नहीं होती थी, आज भी बहुत कम होती है, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका बहुत ठंडा प्रदेश है। वहां पे इंडिया जैसे वार्म क्लाइमेट नहीं है, वहां पे आपको फ्रेश फ्रूट नहीं मिलता, फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मिलते, वहां पे स्टोरेज चीज मिलती है आपको, राइट। और इसीलिए इंडिया को उसने सप्लाई बना दिया रॉ मटेरियल्स का, सब रॉ मटेरियल्स इंडिया से जाता था और वो लोग उसका यूज करते थे। और कंज्यूमर फिनिश इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन, उनको ये भी चाहिए था कि वो रॉ मटेरियल जाए, ब्रिटेन में उनका प्रोडक्शन हो सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो जमाना ही ऐसा था 1750 टू 1850, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, और इसीलिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, नेट में कुछ गड़बड़ी आई। ओके, सो दे वांट इंडिया टू बी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। उनको यही चाहिए था कि इंडिया सप्लाई करे अपना रॉ मटेरियल्स, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री 1750 टू 1850 बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही थी, और इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल चाहिए थे उनको, जो ब्रिटेन खुद नहीं बना पा रही थी। और इसीलिए तो उन्होंने कॉलोनाइज करना चालू किया हर एक देशों को। इंडिया ही नहीं, बहुत सारे देश कॉलोनाइज हुए उस जमाने में। और उनको ये भी चाहिए था कि ये चलो इंडस्ट्रीज बनाए, उनके लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिले, पर वो खरीदेंगे कौन? क्योंकि उनके पास इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है कि ये सब कुछ खरीदेंगे, क्योंकि ये मास प्रोडक्शन का जमाना था। तो उनको ये भी चाहिए था कि यही पूरी चीजों को इंडिया खरीदे, राइट। सो वी दे वांट इंडिया टू बी ए कंज्यूमर
ऑफ ऑल दिस फिनिश गुड्स। उन्होंने क्या किया, कंज्यूमर भी कर दिया हमको। यानी उनकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो दो धाई तलवार की तरह खराब थी। दो बाजू से हमको खुआर कर रहे थे, दो बाजू से हमारा नुकसान कर रहे थे। एक तो हमारे रॉ मटेरियल्स ले जा रहे थे, पैसे नहीं देते थे हमको, एंड सामने वही खुद अपने फिनिश गुड्स बना के हमको बेचते थे। यानी हमारी बिल्ली हमको ही मियाओ। They never made any attempt to estimate India's national income. इंडिया के नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए कोई अटेम्प्ट भी नहीं किया उन्होंने, और ना ही इंडिया की कोई पर कैपिटा इनकम भी नापी। पर उस जमाने में कुछ लोग थे जिन्होंने पहली दफा, द पीपल हुज एस्टिमेट वर कंसीडर सिग्निफिकेंट, पहली दफा पर कैपिटा इनकम को नापा। वो कौन थे, जिनके एस्टिमेट्स आज भी माने जाते हैं? जैसे पहले थे हमारे फ्रीडम फाइटर दादा भाई नौरोजी, दूसरे थे विलियम डिग्बी, वो खुद ब्रिटिशर्स थे, पर उन्होंने इंडिया की पर कैपिटा इनकम नापने का जहमत उठाया। थर्ड थे फिरंदे शिरास, फोर्थ थे वीके आरवी राव, एंड लास्ट थे आरसी देसाई। ये सबके अंदर वीके आरवी राव के जो एस्टिमेट्स थे वो बहुत ही सही माने जाते हैं। उनका कोई पिक्चर नहीं मिल रहा है मुझे, पर डेफिनेटली उनके एस्टिमेट्स बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। और फर्स्ट अटेम्प्ट अगर किसने किया था तो दादा भाई नौरोजी ने। ये पांचों पांच नाम आपको याद रखने हैं: दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिरंदे शिरास, वीके आरवी राव एंड आरसी देसाई। The country's growth of aggregate real output, aggregate real output जब मैं बोलता हूँ उसका मतलब जीडीपी होता है, right? During the first half of the 20th century, अगर पहला हाफ देखा जाए 20th century का, यानी पहला हाफ यानी 1900 से 1950, right? So India was not growing at all. It was less than 2%. एक कंपैरिजन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ग्राफ के तहत। अगर आप मुगल एम्पायर के टाइम पे देखो, जब 1750 का टाइम चालू हुआ, राइट, तब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहीं पे स्टार्ट ही हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी वहीं पे एस्टैब्लिश हुई थी, उसी टाइम था। और मैं ये भी बता दूं कि ये यही टाइम था जब कोलंबस ने अमेरिका की जब खोज की थी, राइट, उसके बाद पहली दफा इंडिपेंडेंस, कॉलोनाइज वहां पे भी इंडिपेंडेंस होना चालू हुआ। इंडिया गुलाम हो रहा था और अमेरिका इंडिपेंडेंट हो रहा था। 1776 इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका। तो अगर मुगल एरा में देखोगे तो उस जमाने में इंडिया की जीडीपी बहुत ही कम हो चुकी थी, और एट द सेम टाइम यूके की जीडीपी भी कम ही थी, और उनकी जीडीपी भी कम ही रही थी, थोड़ी हमसे ज्यादा थी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। लुक एट आफ्टर द मुगल एरा, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, सेकंड लाइन देखो, 1750 से लेकर 1850, जब उनको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चला, तो यूके की जीडीपी बढ़ी, राइट, पूरे ब्रिटिश राज के टाइम पे। पर सबसे ज्यादा कब बढ़ी? 1850 के बाद, जब उन्होंने रियल में लूटना चालू किया ब्रिटिशरों ने इंडिया को, तब यूके की जीडीपी देखो आप कहां पहुंच गई, सीधी $7,000 पे पहुंच गई, और इंडिया वहीं का वहीं था, कुछ ग्रो नहीं हुआ। सो इतना लूटा उन्होंने 1700 साल के बाद। अगर हम देखें, मुगल शासकों ने लूटा, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा, और बाद में ब्रिटिश राज ने लूटा, उसके बाद भी इंडिया की जीडीपी जीरो कभी नहीं गई। कहने का मतलब, इट वॉज स्टिल एज इट इज। पर यूके की जीडीपी देखो आप कितनी बढ़ गई, एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द colonization and looting from the countries like India and the Southeast Asian nations. हमारी पर कैपिटा आउटपुट अगर हम देखें, यानी पर कैपिटा का मतलब होता है एक आदमी का आउटपुट। जो जीडीपी होती है ना, जीडीपी यानी नेशनल इनकम, यानी पूरे देश की इनकम जो होती है, उसका डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन किया जाता है, पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है, तो आपको क्या मिलता है? पर कैपिटा। ये आप पढ़ चुके होंगे, राइट, 10th में भी, इकोनॉमिक्स में। तो वो कितना ग्रो हो रहा था? जीडीपी 2% से ग्रो हो रही थी, जबकि पर कैपिटा कितने से ग्रो हो रहा था? 0.5% से, जो बहुत ही कम था जमाने के हिसाब से। समझते एग्रीकल्चर सेक्टर इन द कंट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था इंडिया में? लेट्स अंडरस्टैंड दैट आल्सो। About 85% of the country's population
derived livelihood directly or indirectly from agriculture. उस जमाने में अगर हम देखें तो 85% 85% ऑफ द पॉपुलेशन लाइवलीहुड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे मिलते था उनको? एग्रीकल्चर से। यानी टोटल पॉपुलेशन में से 85% पूरी ज्यादातर मेजॉरिटी पॉपुलेशन खेतीबाड़ी ही करती थी और कोई ऑक्यूपेशन ही नहीं था लोगों के पास। और पूरा देश गांव से भरा हुआ था, यानी गांव बहुत थे, शहर नहीं था यहाँ पे। क्योंकि अगर आप याद करोगे आजादी का टाइम, तो राजा रजवाड़े बहुत थे, किंगडम्स बहुत थे इंडिया में। शहर तो बहुत बाद में विकसित हुआ ब्रिटिश राज के बाद, क्योंकि उन्होंने देखा, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखा कि वो लोग जिस हिसाब से अर्बन सिटीज बना रहे हैं, हमको भी अर्बन सिटीज बनानी पड़ेगी अगर मॉडर्न डेवलपमेंट करना है तो इसके बाद ये सब डेवलप हुआ, उससे पहले ऐसा था नहीं। पर एग्रीकल्चर में भी 85% जो लोग थे उसमें भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो थी एब्सोल्यूट टर्म्स में। ये क्यों था ऐसा? बिकॉज दिस स्टैग्नेशन इज कॉज्ड बाय लैंड सेटलमेंट्स एंड जमींदारी सिस्टम। इंडिया में लैंड सेटलमेंट सिस्टम था और जमींदारी सिस्टम था, यानी ये जमीन उन्होंने हटिया ली थी। अभी जमींदारी सिस्टम था क्या, मैं समझाता हूँ डिटेल में आपको। और जमींदारी सिस्टम भी बहुत अलग अलग नाम से जानी जाती है। पहले तो एक चीज समझ लो कि जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो जमीन ना उनके बाप की थी, किसी की नहीं थी। कहने का मतलब जमीन उन्होंने हत्या के उन्होंने किसी को दे दी, ऐसे समझो। एंड दैट वाज द रियल फैक्ट। जो रियल जमीन के हकदार थे, जो राजा रजवाड़े में चलता था, जो किंगडम जब लोग थे, आज आप कोई भी पैलेस में जाओ, किंग्स में जाओ, किंगडम्स को देखो, उनके पैलेस को देखो, उनको म्यूजियम्स को देखो, आपको समझ में आएगा कि उनकी जो जमीन थी वो सीमित थी। वो किसी की जमीन लेते नहीं थे, वो राज्य क्या बोलते थे, पूरा राज्य ले लेते थे। तो उसमें जो खेती बाड़ी जो करता था उसकी जमीन थी, यानी ये रूल था हजारों साल से इंडिया में, जो खेरे उनकी जमीन। पर ब्रिटिश ने आके ये रूल को बदल दिया। उन्होंने क्या किया, कुछ टुकड़ा लिया जमीन का और बोल दिया किसी बंदे को, और उनको बना दिया जमींदार। क्या आप आज से जमींदार और ये जमीन आपकी। अगर मैं आपको कल दे दूं ऐसे जमीन, तो आप खुश होगे कि नहीं होगे? आपको बोलूं कि 10 एकड़ जमीन आपकी है, तो विल यू गोइंग टू बी हैप्पी और नॉट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो जो लोगों को मिली ये जमीन, वो लोग तो खुश हो गए, और उनका तो कुछ लेना देना था नहीं, उनको तो ऐसे ही मिल गई जमीन। और वो लोग कौन थे मैं बता दूं, वो लोग ब्रिटिश की चापलूसी करते थे, एंड दैट्स व्हाई ब्रिटिश हैज गिव देम द जमीन। पर उन्होंने ऐसे मुफ्त में नहीं दी उनको। उन्होंने क्या बोला, वो भी बहुत स्मार्ट थे ब्रिटिशर्स। उन्होंने क्या बोला कि जमीन आपकी, उसमें जो उत्पादन हो ना, जो भी प्रोडक्शन हो ना, उसमें 70 to 80% हमारा। जमीन पे हम कब्जा करने नहीं आएंगे, पर जो भी उत्पादन होगा उसका 70 to 80% आपको हमको देना पड़ेगा। तो जमींदार टेंशन में थे। उन्होंने बोला ठीक है, कुछ नहीं, हम राजा रजवाड़े तो हो गए, जमींदार तो हो गए, तो दे दो उनको जो चाहिए हो। तो 70-80% देना तो चाहते थे, पर अभी देंगे कैसे? तो जमींदार के नीचे जो था वो टेनेंट्स था। टेनेंट्स यानी जो जमीन की मालिकी के रखता था, क्योंकि वही तो खेतीबाड़ी करता था, वही तो कल्टीवेटर था, वही तो टीलर था जमीन का। तो उन्होंने उनसे पास से वसूलना चालू किया। अभी जमींदार भी ऐसे सोचेगा ना कि अब अगर मैं 70 to 80% दे दूंगा तो मेरे हाथ में क्या बचेगा। तो उसने टीलर्स के पास से 90%, 90% लेना चालू किया। यानी बेचारा जो खेल रहा था जमीन को पूरे दिन रात मेहनत करके, वो लेट्स से अगर उसके पास 100 किलो का क्रॉप होता है पूरे साल में, तो उसमें से 90 किलो का क्रॉप तो दे ही देना पड़ता था उसको, जमींदार को। जमींदार उसमें से 10 किलो या 20 किलो अपने पास रख के 70% जितना तो ब्रिटिश को दे देता था। तो कहने का मतलब वो भी जमींदार भी शाना था, क्योंकि उसको भी अपना काम निकालना रहना था। तो ये फ्यूडल सिस्टम पिरामिड की तरह थी। उसमें सबसे नीचे थे पीजेंट्स, उसके ऊपर थे जमींदार, और सबसे ऊपर था ब्रिटिश गवर्नमेंट।
अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी अगर मैं लेयर्स बनाने जाऊं तो उसमें भी कॉलोनीज जो थी ब्रिटिश की वो नीचे थी, उसके भी ऊपर था एक और लेयर था जो कि थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके भी ऊपर एक लेयर था जो कि थी ब्रिटेन में क्वीन। तो कहने का मतलब ये पूरा एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बन गया था जो एक दूसरे को लूट रहे थे, और सबसे उसमें नुकसान कर रहा था कौन? पीजेंट्स, जो मजदूर था, जो काम कर रहा था तो जमीन पे। इन्होंने ये सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, बहुत अलग अलग नाम से पूरे इंडिया में लागू की, राइट। यहाँ पे मैं 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम को तो जूम करके दिखा रहा हूँ कि क्या थी ये। ईयर था 1793, जमींदारी सिस्टम लागू हुई। प्रोविंसेस थे बंगाल, नॉर्थ मद्रास एंड बनारस, मॉडर्न बनारस, नॉर्थ मद्रास, मद्रास यानी आचा चेन्नई। ओनरशिप उसमें क्या था, किसको ओनरशिप देते थे? पहले कोई भी इंडिविजुअल को दे देते थे, और बाद में उन्होंने जमींदार बनाना चालू किया। वसूली वो किससे कर देते? जमींदार से। और ये चालू करने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये सब आप नाम पढ़ चुके होंगे इतिहास में, हिस्ट्री में। उन्होंने 1822 में महालवाड़ी सिस्टम चालू की। वो जमींदारी जैसा ही था, उनको अलग अलग नाम से, जमींदारी, महालवाड़ी, जोतवाड़ी, ये तीन सिस्टम जमींदारी सिस्टम ही बोली जाती है, पर उसको अलग अलग नाम से चालू करवाया गया। 1822 में महालवाड़ी सिस्टम चालू की। कहाँ चालू की? आगरा एंड अवध, पंजाब एंड सेंट्रल इंडिया को। ये आपने लगान मूवी देखी है ना, ये महालवाड़ी सिस्टम है, क्योंकि उसमें पूरे के पूरे गांव को वो लोग ओनरशिप में रखते थे और पूरे गांव से वसूल देते पैसा। ये कम्युनिटी बेस्ड था, विलेज बेस्ड था, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी पैसे देने की? पूरी विलेज की थी। ये चालू करने वाला कौन था? विलियम बेंटिंग। 1792 में रॉथ वाली सिस्टम चालू हुई, जो मद्रास, बॉम्बे, बरार एंड सेंट्रल इंडिया, मध्य इंडिया, मध्य प्रदेश का रीजन, और बॉम्बे, और इवन पूरा चेन्नई, नॉर्थ चेन्नई को छोड़ के, वो सब रथवाड़ी सिस्टम में आता था। इसमें जमींदार इंडिविजुअल को बनाता था और उसको ही पेमेंट करनी थी, और उसको चालू करने वाले थे सर थॉमस मुनरो। ये 3 सिस्टम अलग अलग नाम से जानी जाती है, प्रचलित थी, पर काम तो एक ही था कि इंडिया के जमींदार को लूटो, और जमींदार इन टर्न किसको लूट रहे थे? पीजन्स को। Now, zamindari system was implemented in the then Bengal presidency, जो आज ईस्टर्न स्टेट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो बंगाल प्रेसिडेंसी का एक मैंने बहुत पुराना मैप यहाँ पे रखा है, और उस पे बंगाल प्रेसिडेंसी में क्या क्या कवर होता था आप देख सकते हो यहाँ पे। ये ऑरेंज और ब्लैक एरिया है ना, पूरा गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़ के, देखो कितना बड़ा एरिया है, देख रहे हो आप? ये पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी था। इवन नॉर्थ इंडिया भी आ गया उसमें। ये पूरा उन्होंने हथिया लिया था हाथ में, और सबसे पहली जमींदारी सिस्टम इसमें आधा इंडिया आ गया, उन्होंने वहीं स्टार्ट की थी। वैसे एक दूसरी प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो आप ग्रीन और येलो में देख रहे हो, डार्क ग्रीन और येलो में। और नीचे साउथ इंडिया में जो आप देख रहे हो वो थी मद्रास प्रेसिडेंसी, जो ब्राउनिश और लाइट ग्रीन में देख रहे हो आप। यानी पूरी इंडिया को 3 प्रेसिडेंसी में डिवाइड कर दिया गया था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बंगाल प्रेसिडेंसी। ये मैप था आजादी के 10 साल पहले का, 1937। और इसमें मैं बता दूं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पाकिस्तान भी था, आधे से ऊपर पाकिस्तान, और बाकी का आधा पाकिस्तान बंगाल प्रेसिडेंसी में था। आज आप देखोगे तो ये बंगाल जो ईस्टर्न बंगाल है, राइट, आपको दिख रहे हो, और जो वेस्टर्न बंगाल है, वो दोनों अलग हो गए। अभी ये बांग्लादेश हो गया है, और ये जो वेस्टर्न जो है वो पाकिस्तान में मर्ज हो गया है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. प्रॉफिट accruing out of the agriculture sector went to the जमींदार instead of cultivators। जो भी प्रॉफिट, मुनाफा कमाते थे, वो किसके हाथ में जाता था? वो पूरा प्रॉफिट जाता था जमींदार के हाथ में, ना कि कल्टीवेटर्स के हाथ में। जो काम करता था उसके हाथ में नहीं। तो बेचारे जो कल्टीवेटर्स थे, ये भी बहुत ओल्ड पिक्चर है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पिक्चर, जब आजादी हमको मिलने से पहले की बात है ये। जो
कल्टीवेटर्स आप यहाँ पे देख रहे हो, बेचारे दिन रात मजदूरी करते थे और ये माल सामान पहुंचा रहे जमींदार को, और बेचारे वो मजदूर करते थे पर उनके हाथ में कुछ आता नहीं था. द मेन इंटरेस्ट और जमींदार वाज ओनली टू कलेक्ट रेंट. जमींदार का मेन इंटरेस्ट किसके में था? वसूली करो, लगान की, रेंट की वसूली करो. और वो कभी नहीं देखते थे कि कंडीशन क्या है बेचारे कल्टीवेटर्स की. इसीलिए वो जो कल्टीवेटर्स जो मजदूरी करते थे वो गरीब से गरीब होते जाते थे देश में, जो आप पिक्चर में देख सकते हो. अगर आपको चाहिए तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा सकता हूँ आपको. वन ऑफ द ओल्डेस्ट पिक्चर्स है ये सब. और रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम वो आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जमींदार. अभी रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम क्या थी? रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि रेवेन्यू कैसे किसको दी जाएगी. तो मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू मैंने जैसे बताया आपको, वो कौन ले जाता था? ब्रिटिशर्स. उसके बाद जमींदार. और जो बचा कुचा बचता था 10% के अराउंड, 5 to 10%, वही जमींदार वही पीजेंट्स को मिलता था, मजदूरों को मिलता था. तो ये थी रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम. और ये रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम भी जमींदारी सिस्टम के बेसिस पे से ही आई. क्लियर हो रहा है ये? Yes, sir. Now, zamindars were not concerning in improving land. उनको चिंता थी ही नहीं कि हम जमीन में कुछ इंप्रूवमेंट लाए, कुछ करें. और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी लो थी इंडिया में. ड्यू टू क्यों? क्योंकि लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी. इंडिया में टेक्नोलॉजी थी नहीं एग्रीकल्चर करने की. ना अच्छे फर्टिलाइजर्स थे, ना अच्छे पेस्टिसाइड्स थे. हम वही ट्रेडिशनल वे में बैल से खेती बाड़ी करते थे, जो आप पिक्चर में देख सकते हो. Just a minute, I got a call. Yes, sir. Yes, sir. Okay, इंडिया में टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर की बहुत ही लो थी. सो देयर वाज अ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इसीलिए बहुत ही कम थी इंडिया में. एक तो ये रीजन था. और दूसरा ये रीजन था कि इंडिया में अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी भी नहीं थी. इरिगेशन का मतलब कैनाल से जो पानी आता है. आपने देखा होगा हमारे रेडियन स्कूल के बाहर भी एक कैनाल है, और वो कैनाल से आपको पानी मिलता है. ये पानी कहाँ जाता है? खेत में जाता है. नाउ ऐसी कैनाल इरिगेशन इंडिया में पहले बहुत नहीं होती थी. ये मॉडर्न इंडस्ट्री बेस चालू होने के बाद कैनाल इरिगेशन चालू हुआ. यानी ऐसे अच्छी सीमेंट वाली कैनाल बनाना वो भी अपने आप में बहुत कठिन था, जो इंडिया में कभी नहीं था. ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे पिक्चर, वो कैनाल का ही है. आप पानी देख रहे हो ना यहाँ पे. आपने भी काफी ऐसे फार्म में ऐसे पिक्चर्स देखे होंगे आपने कैनाल के. और तीसरा रीजन, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स. फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड का हम यूज ही नहीं करते थे. और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ नहीं रहा था. क्योंकि ब्रिटिशर्सों ने क्या किया था, उन्होंने एग्रीकल्चर की जो जमीन थी उसको बंजर करके रखी थी. वो लोग उसमें टोबैको ग्रो करते थे. वो लोग उसमें ओपियम, अफीन ग्रो करते थे. अभी जिस जमीन पे अफीन ग्रो होता है, जिस जमीन पे टोबैको ग्रो होता है, मैं आपको ये बता दूं कि टोबैको ग्रो करने वाली जमीन, उसमें 10 से 12 साल तक कुछ आप ग्रो नहीं कर सकते. क्योंकि वो जमीन के न्यूट्रिएंट्स क्रॉप पूरा खींच लेता है, जो जमीन बंजर हो जाती है. ओपियम में जहां पे ओपियम की खेती होती है, वहां पे 50-50 साल तक कुछ खेती नहीं हो सकती. वो जमीन बाकी काम के लिए बंजर हो जाती है. तो उन्होंने ऐसे जमीन को बंजर तो कर दिया. अभी जमीन को वापस उसकी प्रोडक्टिविटी लानी हो तो क्या करे? तो वो प्रोडक्टिविटी ला नहीं पा रहे थे. द रीजन क्या था कि हमारे पास फर्टिलाइजर्स था नहीं. हम तो ट्रेडिशनल खेती बाड़ी करने के लिए जानते थे. ऑल्सो देयर स्टार्टेड अ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. अभी ये क्या था? इट मीन्स कि हम कैश क्रॉप ज्यादा ग्रो कर रहे थे, फूड क्रॉप्स नहीं. राइट. और ये अच्छा भी था, ये बुरा भी था. क्योंकि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होना, उसका मतलब ये हो जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा वैसे क्रॉप ग्रो करो जिससे आपको डायरेक्ट कैश मिले, ना कि वो क्रॉप ग्रो करो
जो खाने के हो, फूड क्रॉप्स हो। क्या होता है ये कैश क्रॉप्स, क्या होता है फूड क्रॉप्स? सो कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं दैट कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्ट इनटू कैश। उसको रोकड़ा पाक बोलते हैं, उसका रोकड़ा ही पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन आप बेचोगे तो यू गेट द कैश, तुरंत ही मिलेगा, उसके लिए आपको उधारी नहीं होती है। जैसे आप कॉटन बेचते हो तो डायरेक्ट पैसा मिलता है, सो दे आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स यानी फ्रूट्स वेजिटेबल्स, जो फूड ग्रेड्स होते हैं फूड क्रॉप्स होते हैं। पर अगर आप देखो ग्राउंडनट, मैं बोल सकता हूँ आपको कॉटन, राइट, या फिर शुगर, शुगर केन की शुगर, ये सब कैश क्रॉप्स थे। और इंडिया में बहुत ही बड़े पैमाने पे कमर्शियलाइजेशन चालू हुआ एग्रीकल्चर का। कहने का मतलब हम फूड क्रॉप बनाना बंद कर दिया। और ये भी एक नुकसान भी हुआ, क्यों? क्योंकि लोगों को जब खाने के लिए अनाज चाहिए था तब उनको पास अनाज नहीं था। वो लोग तो कैश क्रॉप ही ग्रो कर रहे थे क्योंकि उनसे उनका थोड़ा मुनाफा होता था। क्लियर हो रहा है ये यहाँ तक? मेरे से आगे नहीं जाना Yes, है। sir. Agriculture sector is the last thing that we are going to understand today. Day after tomorrow, I'm going to go to industry sector and many other sectors as well. मैं इंडस्ट्री सेक्टर भी समझाऊंगा और भी कुछ सेक्टर समझाऊंगा। बस आज के लिए इतना ही, राइट? You can continue the demo till 4-5 days more, right? मैं आपको मंडे जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपका अकाउंट्स भी लेने वाला हूँ। So you just want to see to it whether you are comfortable with it or not, and then you pay the fees. How to pay the fees? Let me tell you. You need to pay first 5,000, right? जो मैंने बताया भी है फॉर्म के अंदर, आपको फॉर्म के साथ भरना है। एंड द नेक्स्ट अमाउंट, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, जो टोटल फीस का जो इंस्टॉलमेंट होगा, राइट, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको भरना है फर्स्ट 60 डेज के अंदर। Then I'll give the times of 3 to 4 months, and then again second installment, and then again 3 to 4 months, then the third installment. This is how you have to pay the money entirely. So if you have doubts, you can personally message me. And those who want to join, any of your friends want to join, just inform me prior so that I can send a link to them. If you're confirmed for joining, then just let me know, beta, so I can join in the group also. I think Vibhuti is not in the group. Shubh, Kushal and Jainis are in the group. I think Kushal and Jainis have confirmed it, but the payment is still remaining. Shubh, I don't know, Shubh, whether you are confirming or not, and I don't know about the Vibhuti also. So whatever the nature would be, beta, you just confirm and message me. Okay? Okay, sir. Yes, sir. Fine. So we are going to continue with the accounts also, and I'm going to continue with the BST also, and I'm going to only take the 3 subjects. And once you pay the fees, I start giving the notes, I start giving a worksheet. वो सब कुछ मैं आपको देना चालू कर दूंगा as soon as you will pay the fees, beta. The first down payment, that is a 5,000. Okay? Have a great day, beta. Yes, sir. Okay. Bye. Take care. We'll meet on Monday now.